हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अनुशीलन प्रश्न कौशल पढ़ाऊंगी। प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की जो तकनीकों का प्रयोग करके छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने के लिए जो कौशल अपनाया जाता है उसको अनुशीलन प्रश्न कौशल कहते हैं। एक और परिभाषा हम देख लेते हैं। अनुशीलन प्रश्न कौशल वह है जो छात्र को जो भी छात्र अनुक्रिया करते हैं उस पर क्रम से प्रश्न पूछकर गहराई तक उसको पहुंचा दिया जाता है। मतलब कि ये प्रश्न हम इसीलिए करते हैं बच्चों से ताकि हम बच्चों से ही उसके आंसर निकाल सकें। हम बच्चों के अंदर से ही उस सही आंसर को निकाल सकें जिसकी अपेक्षा हम बच्चों से कर रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जब बच्चे पता तो होता है उनको, लेकिन वो ठीक से आंसर नहीं दे पाते हैं या चुप रह जाते हैं। तो उस समय हमको उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए जो उस क्वेश्चन जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड हो। तो बच्चों को हम इस तरह से प्रॉम्प्ट करते हैं, है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए हिंट देते जाते हैं कि अच्छा ये नहीं आ रहा तो आप ये वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर आप उससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न पूछते हैं और लास्ट में फिर आप वही वाला क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं कि अच्छा अब आप बताइए। जो भी आपका पहला प्रश्न था वो आप बोलते हैं तो बच्चा खुद ही आंसर दे देता है उसका। मतलब क्या है कि हमको अनुशीलन करना है। प्रश्न कौशल जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हमें बच्चों को जो भी आंसर हमको बच्चों को से चाहिए उसको हमको गहराई तक उसकी खोज करनी चाहिए और धीरे धीरे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि बच्चा खुद ही उस चीज़ का आंसर दे सके जो हमने पूछा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अनुशीलन प्रश्न कौशल की शिक्षण में क्या भूमिका है। जैसे कि जब भी हम कक्षा में जाते हैं तो कोई भी हमने प्रकरण ये टॉपिक पढ़ाया तो उसके बाद हर शिक्षक चाहता है कि हम बच्चों को चेक करें, उसकी जांच करें कि बच्चा हमने जो भी उसको पढ़ाया है वो बच्चा सीख पाया है कि नहीं। तो उसके लिए हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने पिछले स्किल्स में भी इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस वाली स्किल हमने पढ़ी थी। तो हम क्वेश्चन क्यों करते हैं ताकि हम बच्चों की जांच कर सकें। अब जांच गहराई से भी हो सकती है और हम लाइटली भी ले सकते हैं उसको। तो अगर आपको गहराई से जांच करनी है तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन बच्चे से पूछना है जो थोड़ा सा बड़ा होता है और एकदम से वो उसका आंसर नहीं दे पा रहा हो, है ना। कोई ऐसा एप्लीकेशन लेवल का आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आप पूरा उसको पढ़ा चुके हो प्रकरण, अब आपको उनकी जांच करना है तो आप एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन पूछिए उससे ताकि वो आंसर देने से पहले गहराई तक उसको सोचे, है ना। गहराई तक सोचेगा तो ज़रूर उसके पास धीरे धीरे आंसर उसको मिलने लगेगा। कभी कभी बच्चा सोच सोच के बोल भी देता है, कभी कभी वो चुप खड़ा रह जाता है। तो हमें बस वही देखना है कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो हमें उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पूछने हैं और उसको उसी आंसर पर लाना है जिस क्वेश्चन का हमको उत्तर चाहिए होता है। तो उसके लिए हम उसको प्रॉम्प्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो यही है हमारी अनुशीलन प्रश्न कौशल और इसमें जो भी संबंधित घटक है इसके वो हम आगे देखेंगे। तो शिक्षण में इसकी क्या भूमिका है। बच्चे बस यही हमको सीखना है कि बच्चों को हमको किस तरह से उन्हीं के जो ज्ञान है ना, उसको गहराई तक ले जा कर के और उनके अंदर से ही उत्तर को निकलवाना है। ठीक है, तो
हम इस प्रकार देख सकते हैं कि क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। नीचे कुछ पॉइंट दिए हो गए। छात्रों की उपलब्धि और कठिनाइयों को जानने में सहायता मिलती है। छात्रों को प्राप्त ज्ञान की गहराई जानने में सहायता मिलती है। छात्र पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ पाते हैं। छात्रों में चिंतन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम इसके घटक देख लेते हैं। अनुशीलन प्रश्न कौशल में हमको दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है, जिन घटकों का यूज़ करके हम उस स्किल में अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें है पहला संकेत देना, मतलब प्रॉम्प्टिंग करना। ठीक है, कोई बच्चा नहीं आंसर दे रहा तो उसको प्रॉम्प्ट करो, जैसे मैंने अभी बताया था। विस्तृत सूचना प्राप्ति, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, इसका भी हम डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट है पुनः केंद्रीकरण, रीफोकसिंग। नेक्स्ट है आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट है पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 घटकों का इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो पहला हम घटक देख लेते हैं प्रॉम्प्टिंग, यानी संकेत देना। इसको अनुबोधक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे हमने आपको बताया था कि इन सभी का आप शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, तब भी आप लेसन बनाएंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। तो प्रॉम्प्टिंग का पी ले लीजिए, है ना, पहला वाले का। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, SFI। ठीक है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, रीफोकसिंग, तो REF भी लिख सकते हैं। ठीक है, और RE भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ वाला है उसमें आप लिखेंगे ICA। ठीक है, और फिफ्थ वाले को क्या करेंगे, RED या RE भी RE लिखेंगे तो फिर वो पुनः केंद्रण वाला हो जाएगा, इसलिए पुनः केंद्रण को हम लिखते हैं REF और पुनः प्रेषण को लिखेंगे RED, तो उससे हमारा शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि संकेत देना, पहला जो हमारा घटक है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या हुआ कि टीचर को किसी भी तरीके से बच्चे के अंदर से क्वेश्चन का आंसर निकलवाना है, तो शिक्षक क्या करेगा, जैसे बच्चे ने उसका गलत उत्तर दे दिया। कभी कभी प्रश्न ऐसे होते हैं ना, जो बच्चे उसका गलत उत्तर दे देते हैं या निरुत्तर रहते हैं, कोई उत्तर नहीं देते। तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय हमको उसको प्रॉम्प्ट करना है ना। तो छात्र का गलत उत्तर देने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं हम देख लेते हैं। इसके अंदर शिक्षक द्वारा प्रश्न ठीक से नहीं पूछा गया होता है, या फिर उत्तर देने में बच्चा संकोच कर रहा है, या उसको वास्तव में ही उत्तर नहीं आ रहा है ना। इन सारे विचार को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अपने प्रश्न को दुरुस्त करना चाहिए, है ना। प्रश्न यदि बड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो, है ना, उसको अलग अलग तरीके से पूछो। यदि बच्चा संकोच कर रहा है तो प्रश्न पूछकर उत्तर देने के लिए उसको बाध्य करो या प्रेरित करो, है ना। उसको मतलब प्यार से समझाओ कि हाँ तुम दे सकते हो, ये वाला अच्छा, ये वाले प्रश्न का उत्तर दो। इस तरह से उसको प्रॉम्प्ट करो। यदि छात्र को वास्तव में विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो उसको वही छोटे छोटे प्रश्न ही आपको पूछने हैं, है ना। अगर बड़ा प्रश्न नहीं आ रहा उससे तो उसी से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन ठीक है। इसके अलावा छात्र को तब तक आप प्रॉम्प्ट करते रहो तब तक वो सही उत्तर पर ना पहुंच जाए, है ना। तो जब आपको लगता है कि हाँ ये सही उत्तर पर पहुंच रहा है तो फिर आप वही वाला प्रश्न करोगे, पहला वाला जो आपने पहली बार पूछा था और वो निरुत्तर हुआ था। इसमें कुछ उदाहरण है, हम देख लेते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो बच्चा बोल रहा है निरुत्तर है, हो रहा है, मतलब आंसर नहीं दे रहा है। फिर
शिक्षक पूछ रहे क्या आपने कभी पानी के बुलबुले बनाए हैं? तो छात्र बोल रहा है जी। तो टीचर ने कहा कैसे बनाए? तो छात्र प्रक्रिया बताने लगता है कि हम पानी में झाग उत्पन्न करते हैं, उससे बुलबुले बनते हैं, है ना। तो वो रंगीन दिखाई देते हैं। मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं, ताकि बच्चा उस कॉन्सेप्ट की तरफ जाए, उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाए जो आपने पहले पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 आप क्वेश्चन इसके बनाओगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उसमें क्या आप करोगे, संकेत दे रहे हो, है ना। जैसे जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा वो उसमें संकेत नहीं था, वो तो आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा। लेकिन जब आप सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हो तब ये देखो क्या आपने कभी पानी के बुलबुले बनाए हैं, तो ये वाले में आपको घटक टेली लगेगी, है ना। या मतलब आप जो घटक वाले कॉलम में लिखोगे संकेत करके, ठीक है, या पी करके लिखोगे प्रॉम्प्टिंग का। तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन नया पूछोगे जो उस से रिलेटेड हो, जैसे आखिरी में भी लिखा है जब बरसात होती है तो क्या पानी की बूंदें आसमान में होती हैं, मतलब आप इंद्रधनुष कैसे बनता है उसी से रिलेटेड उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हो। तो इस तरह आपको हर क्वेश्चन पे तो पी नहीं लिखना है, लेकिन आप जहाँ पे बहुत ही प्रश्न पहले वाले प्रश्न के करीब होते हो उसमें आपको प्रॉम्प्टिंग लिखना है, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग में 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। संकेत का प्रयोग करने में शिक्षक स्वयं कभी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि टीचर को कभी आंसर नहीं देना है, बच्चे से ही पूछना है। हमारा ये जो कौशल है इसमें हमारे अंदर ये प्रतिभा होनी चाहिए कि हमको बच्चों को किस तरह से प्रॉम्प्ट करना है, किस तरह से उसको आगे ले जाना है, किस तरह से उसको उसी के उत्तर को सही करना है जो वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और उदाहरण दिए गए हम फटाफट देख लेते हैं। शिक्षक ने पूछा यदि सौरमंडल से सूर्य अदृश्य हो जाए तो वायुमंडल में क्या होगा, क्या बचेगा फिर, है ना। तो बच्चा बोल रहा है कि देखो, जैसे कभी कभी बच्चा आंसर भी दे देता है ना किसी भी चीज़ का। उसने बोला कि अंधकार हो जाएगा, है ना। तो शिक्षक बोलते हैं कि क्या रात दिन पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि वो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं बच्चे को उस सही आंसर के लिए। तो बच्चा बोल रहा है कि रात दिन नहीं होंगे फिर अगर सूर्य नहीं होगा तो टीचर ने कहा सही। क्या तापमान प्रभावित होगा, फिर उन्होंने कोई दूसरा क्वेश्चन किया, है ना। क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं, अगर सूर्य अदृश्य हो जाता है तो जलवायु का क्या होगा। तो जलवायु का क्या होगा वो बच्चा नहीं बता पा रहा है, वो तो केवल बोल रहा है कि अंधकार हो जाएगा। पर टीचर को क्या करना है, जलवायु तक लेके आना है उसको। तो वो धीरे धीरे उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर शिक्षक ने कहा तापमान प्रभावित होगा क्या, तो बोले कि हाँ तापमान घटेगा, सूरज नहीं होगा तो तापमान घटेगा, बच्चे ने बोला। फिर टीचर ने उसको प्रॉम्प्ट किया इसका जलवायु से कुछ संबंध है, तो बच्चा बोल रहा है कि हाँ जलवायु तापमान घटेगा तो ठंड लगेगी, बर्फ़ भी बढ़ सकती है। तो फिर शिक्षक ने कहा हाँ ठीक, उसी को ठीक तरह से बताओ। तो फिर छात्र ने उसका ठीक तरह से आंसर दिया, मतलब जो टीचर ने पहले वाले क्वेश्चन जो पूछा था कि जलवायु का क्या होगा, वही आंसर बच्चे ने स्वयं दे दिया, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि बच्चे से ही हमको आंसर निकालना है, ठीक है। बच्चा खुद ही आंसर दे, ऐसे हमको सिर्फ प्रॉम्प्ट करते जाना है, उसको खुद को आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो आप ये पहला वाला घटक समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा घटक अग्रिम सूचनाओं की जानकारी, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने देखा होगा कि शिक्षक कभी कभी छात्र से कोई प्रश्न पूछता है, मतलब इन जनरल, जैसे क्लास में कभी टीचर प्रश्न पूछ रहे हैं छात्र से, तो उसका वो सही उत्तर दे रहा है ना, उत्तर तो सही दे रहा है, पर हमको फिर उसके बाद क्या करना है, अगर सही उत्तर आ रहा है तो
तो इसी प्रश्न से संबंधित हम अन्य प्रश्न का छात्र उत्तर नहीं दे पाता। अच्छा, इसमें क्या कि हमने पहला प्रश्न पूछा तो उसका आंसर तो उसने दे दिया तो लेकिन उसी से संबंधित वो दूसरा उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो जो पहले तो छात्र क्या करता है, उसका जो ज्ञान होता है वो सतही होता है, मतलब वो गहराई से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया, उसने रटा रटाया बोल दिया होगा या उसको ऊपरी ऊपरी नॉलेज होगा। तो हमको क्या करना है, उसको गहराई तक उत्तर देने लायक बनाना है बच्चे को, है ना। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी बच्चा आंशिक रूप से भी उत्तर दे देता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक कई बार उससे अलग अलग उसी से रिलेटेड सूचनाएं एकत्रित करवाने का प्रयास करते हैं, है ना, और उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो उन सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद बच्चा खुद ही समझ जाता है कि हाँ, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। मतलब टीचर उसकी सहायता करता है उसको उसके ज्ञान को, जो अधूरा ज्ञान है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए। चलिए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ इसका ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रश्न पूछे तो छात्र को जो भी अनुक्रिया है उससे वांछित अनुक्रिया पर पहुंचने में सहायता मिलती है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वांछित अनुक्रिया मिलने पर ही आप उसको आगे की तरफ बढ़ाओगे, ठीक है, या उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन करोगे। जैसे देखिए, कक्षा 7वीं की नागरिकता है, तो शिक्षक ने पूछा एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे गुण होते हैं अच्छे नागरिक में। तो बच्चा कुछ बोल रहा है, सबसे पहले देश से प्यार करने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, स्वाभाविक से काम करने वाला होना चाहिए। लेकिन टीचर को और अच्छे से आंसर चाहिए, उसका एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए ना, गहराई से। तो टीचर बोल रहा है और बताइए, है ना। जैसे हमने क्या किया था, पुनर्बलन कौशल में EWS का उपयोग किया था ना, हाँ और बताइए। तो इसमें भी आपको इसी तरह से उपयोग करना है, हाँ और बताइए। वो बता रहा है लेकिन हमको सही उत्तर एकदम सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे और बताइए। तो फिर यहाँ पे कौन सा घटक लग जाएगा, विस्तृत सूचना प्राप्ति, ठीक है। फिर छात्र बोल रहा है कानून के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए, है ना। फिर इतना बोल के रुक गया। फिर टीचर बोल रहे हैं अच्छा इसके अलावा कोई अन्य गुण बताइए। तो फिर आपको उसमें फिर वही वाला घटक लग जाएगा, ठीक है। आप उसको बोल रहे हैं और बताइए, इसके अलावा कोई और बताइए। तो इस तरह के जो शब्द आप टीचर यूज़ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, है ना, मतलब अग्रिम सूचनाओं की जानकारी और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। तो ये तो सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। तो हमने पुनर्बलन स्किल में इसको सीखा था, और बताइए करके, है ना। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट है पुनः केंद्रीकरण। पुनः केंद्रीकरण में हम देखेंगे केंद्रीकरण मतलब हमने एक जगह केंद्रीकरण का मतलब पढ़ा था उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत, है ना। उसको हमने फोकसिंग बोला था। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पुनः केंद्रीकरण, मतलब कि फिर से केंद्रीकरण करना। तो इसको हमने क्या बोला, रीफोकसिंग, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है इस चीज़ में। हम क्या करेंगे, पुनः केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, इसमें यह तकनीक प्राय तब प्रयोग की हो जाती है जब छात्र पूर्ण रूप से सही उत्तर दे देता है। अच्छा, छात्र पूरी तरह से सही उत्तर दे दिया, है ना, अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है या उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे उस समय, जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो ये जो सही उत्तर दे देता है, तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक होते हैं छात्र से कुछ इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि इसमें हम उदाहरण देखते हैं। शिक्षक ने बोला यौगिक कैसे कहते हैं, छात्र ने पूरा उत्तर अच्छे से दे दिया, है ना, रटाया जो उसने परिभाषा याद की होगी। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक कहलाते हैं,
ठीक है, ये आंसर उसने दे दिया, बढ़िया, सही दिया। फिर शिक्षक बोल रहा है कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, इसके 2 अंतर बताइए। अब ये इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं करने, कोई एक ही क्वेश्चन करना है, हमने प्रश्न कौशल में सीखा था, है ना। तो कोई एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो जैसे यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, अब इसने यौगिक तो बता दिया, इसको पता है, तो उस यौगिक से रिलेटेड हमने दूसरा प्रश्न पूछ लिया बच्चे से, है ना। यौगिक के अलावा मिश्रण भी पूछ लिया, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, तो बच्चा ना जो भी है सही उत्तर दे दिया, ठीक है। तो हमको मतलब जैसे अगर बच्चा रटा रटाया, अगर जैसे कभी परिभाषा बच्चे रट ही लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनको गहराई से उस चीज़ का पता ना हो, नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, है ना। तो उसके लिए हम उसकी जांच करने के लिए हम उसको उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसी से जुड़ा हुआ अंतर वगैरह, या उसका प्रयोग पूछ लो कि इसका प्रयोग, या उसके उदाहरण भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप उससे रिलेटेड कुछ पूछ। और एक और उदाहरण देख लेते हैं। आपने पानी के बुलबुले बनाए होंगे, तो उसमें 7 रंग क्यों दिखाई देते, तो बच्चा ने पूरा आंसर दे दिया। फिर शिक्षक बोल रहे हैं इसी से संबंधित कोई अन्य घटना या उदाहरण दीजिए, है ना। तो छात्र बोल रहे इंद्रधनुष का बनना इसी का उदाहरण है। तो मतलब बच्चा इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गया है। तो आपको सिर्फ ये तसल्ली करने के लिए कि बच्चा पूरी तरह से समझा कि नहीं, तो उसके लिए आपको पुनः केंद्रित या रीफोकसिंग करने की ज़रूरत होती है। बच्चा अगर सही आंसर दे रहा है तो भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनका उपयोग करना है, रीफोकसिंग का। अब हम नेक्स्ट इस आपके घटक देखते हैं, कौन सा है नेक्स्ट घटक। इसमें और भी उदाहरण कुछ दिए हुए हैं। हाँ, आप चित्रों के द्वारा भी समझा सकते हैं बच्चों को, है ना। आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने आंसर दे दिया, सही आंसर दिया, तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, पेरिस्कोप में लगे दर्पण का कार्य को चित्र के द्वारा बताइए। ये वाला उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, मतलब पढ़ा तो चुके हैं वो ये सारी चीज़, तो बच्चे से ही बोल रहे हैं कि चित्र द्वारा इसको समझाइए। तो बच्चा फिर चित्र के द्वारा इसको समझाता है, सही उत्तर दे देता है। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप ओरली भी पूछ सकते हो, या ओरल विजुअल भी हो सकता है आंसर, ठीक है। ये आपके रीफोकसिंग के अंदर हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आलोचनात्मक सजगता, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। इसको क्या बोलते हैं, आलोचनात्मकता। मतलब आपने आलोचना करते समय क्या करते हैं, हम किसी की अच्छाई बुराई, उसके गुण दोष देखे जाते हैं, है ना। आलोचना में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल अवेयरनेस, इसकी सजगता को देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्या करते हैं, जब छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं, है ना, तब शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछता है जिनमें क्यों, कैसे ऐसे शब्द निहित होते हैं। ये भी सरल सही है ना। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। सीधा सिंपल ये समझ लो आप। इसमें एक उदाहरण देख लीजिए। एक शिक्षक के लिए प्रश्न पूछने को जो कला का ज्ञान क्यों आवश्यक है, अमेजन नदी के किनारे घनी आबादी क्यों नहीं है, आदि। इस तरह से मतलब आपको क्वेश्चन पूछने हैं कि जो भी बच्चा सही उत्तर दे रहा है उसके बाद भी, है ना। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसने सही उत्तर दिया, तो आप क्यों और कैसे वाले, उसी से रिलेटेड क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन आप उसको आगे करो। तो वो आपका इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस के अंदर आता है, क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन करना है। इसमें और हम उदाहरण देख लेते हैं इसके कुछ। क्या करेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, अपने उत्तर या अपने स्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चे ने आंसर दिया, तो उससे रिलेटेड आप क्यों कैसे वाले क्वेश्चन कर लो एक और,
देखिए उदाहरण देखते हैं। कक्षा 9वीं का है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना। तो छात्र बता रहा है, ठीक है, एज इट इज़ उसने बता दिया। अब टीचर क्या करेंगे, उदाहरण दीजिए, ऐसे पूछ लिया है ना। तो उदाहरण दीजिए वाला क्वेश्चन तो हमने पहले भी देखा था जब हमने सेकंड वाला घटक पढ़ा था ना, उसमें आप उदाहरण दीजिए वाले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इतना करने की। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। बच्चा उदाहरण दे रहा है, ठीक है। फिर शिक्षक कह रहा है, आप जब बैलगाड़ी में बैठते हैं और जब वह स्टेशन से चलती है तो आप पीछे क्यों झुक जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन हमारा जो मेन, जिसको हम घटक को पढ़ रहे हैं अभी, है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्यों और कैसे वाला। तो ये वाला आपका क्वेश्चन जब आएगा तब आपको इसके सामने जो भी घटक यूज़ होता है आपको लिखना है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा घटक पढ़ रहे हैं? आलोचनात्मक सजगता वाला, जिसमें क्यों और कैसे करके हम पुष्टि करते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। और देख लेते हैं, पौधे और जंतुओं में क्या अंतर है? तो बच्चे ने आंसर दे दिया। फिर शिक्षक पूछ रहा है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्यों, कैसे, क्या, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चा आंसर दे रहा है प्रकाश संश्लेषण से। तो टीचर एक बार और उसी से रिलेटेड, पत्तियों में जहाँ पीले धब्बे दिखाई देते हैं वो भोजन बनाते हैं तो सक्षम क्यों हैं? तो उसका भी आंसर बच्चे ने दे दिया। तो हम ये जितने भी ऐसे क्या, क्यों, कैसे वाले क्वेश्चन है ना, उनमें हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस वाला घटक यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट वाला पॉइंट है पुनः प्रेषण यानी रीडायरेक्शन। इसका मतलब क्या कि जब भी शिक्षक किसी छात्र से प्रश्न पूछता है ना, और शिक्षक कई बार प्रयत्न करने के बाद भी जो छात्र है प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा, जैसे हमने प्रॉम्प्ट भी कर लिया उसको, है ना, उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण भी पूछ लिए, क्यों कैसे वाले भी क्वेश्चन कर लिए, तो भी नहीं उससे हो रहा है, आंसर ही नहीं दे पा रहा, सही आंसर पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, हमें रीडायरेक्शन करना चाहिए उसका, ठीक है। इसको हम कहते हैं, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, शिक्षक वही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछता है ना। रीडायरेक्ट मतलब अगर वो आंसर दे ही नहीं रहा है, अगर टूटा फूटा दे रहा है, या मतलब वो सही आंसर पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, कोई भी आपने बहुत कोशिश कर ली फिर भी नहीं पहुंच पा रहा हो, तो फिर आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन को जो आपने पहले पूछा था, उसी क्वेश्चन को आपको किसी और बच्चे से पूछना। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं इसके अंदर, है ना, कक्षा 7वीं का उदाहरण है, पौधों में जीव जंतुओं में क्या अंतर है? बच्चा निरुत्तर हो गया। फिर शिक्षक बोला कि पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? बच्चा नहीं बोल रहा। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, क्या प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? फिर बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो फिर शिक्षक वही वाला प्रश्न छात्र से पूछता है, कौन सा वाला? ये पहला वाला, पौधों व जीव जंतुओं में क्या अंतर है ना। तो फिर छात्र बोलता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किंतु जीव जंतु भोजन बनाने के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा वाला प्रश्न बच्चों से दोबारा पूछना जो आपने पहले पूछा था पहले छात्र से, जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा था, उसको आपने प्रॉम्प्ट किया, संकेत दिए, है ना, बहुत सारे, ये भी किया, ये क्वेश्चन किया, फिर भी उसने नहीं बताया, तो फिर आप क्या करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप चौथा क्वेश्चन किसी और बच्चे को दे देंगे। कौन सा वाला? यही वाला क्वेश्चन आपको ये दूसरे बच्चे से भी पूछना है ना, रीडायरेक्शन करने के। तो जब आप दूसरे बच्चे को खड़ा करके या उसका नाम ले करके बोलोगे कि आप बताओ ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करोगे, तो उसको बोलते हैं हम रीडायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 5 घटक हो गए। अब हम इससे रिलेटेड एक लेसन प्लान देख लेते हैं।
इसमें 3 कॉलम बनाते हैं हम लेसन प्लान में हमेशा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि पदार्थ की अवस्थाओं का ये लेसन है, प्रकरण है। पदार्थ किसे कहते हैं? बच्चा मौन हो गया। अच्छा, पदार्थ के उदाहरण बताइए। बच्चा फिर भी नहीं बोल रहा। तो फिर टीचर ने कहा कि अच्छा चलो हम ही कुछ इस तरह से क्वेश्चन करें कि बच्चा आंसर देने लगे। दूध क्या है? तो बच्चे ने आंसर दे दिया, द्रव है ना। तो आप मतलब यहाँ पर संकेत 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 ऐसे लिखते जाइए। जितनी भी बार आप उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ना, उतने क्वेश्चन के सामने आपको यहाँ पे लिखना है संकेत संकेत संकेत, है ना। या पी 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 ऐसे लिख सकते हो। आगे हमको, क्योंकि पदार्थ किसे कहते हैं ये बड़ा सा क्वेश्चन है ना, बड़े क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट बच्चे को अगर समझ में आएगा तो ही बच्चा दे पाएगा ना, इसलिए तो क्या करना है, उसको प्रॉम्प्ट करना है। शक्कर और दूध को किस वर्ग में हम रखेंगे? तो बच्चे ने उत्तर दे दिया, वस्तुएं हैं ये। अच्छा, तो क्वेश्चन टीचर उसी का आंसर करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हें वस्तुएं या पदार्थ कहते हैं। अब आप बताइए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो मतलब टीचर ने बता दिया कि जो इसको वस्तु या पदार्थ भी कहते हैं। तो अब पदार्थ की अवस्थाएं पूछने लगे तो उसने बता दिया, क्योंकि ठोस द्रव गैस के उदाहरण उन्होंने पहले ही पूछ लिए थे। तो बच्चे ने आंसर दे दिया कि ठोस द्रव और 3 होते हैं गैस। ठीक है, तो ये हो गया। अब ठोस के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। तो बच्चा उत्तर दे रहा है, ठोस का आकार निश्चित होता है। तो ये क्या हुआ, बच्चे ने आंसर सही दे दिया। तो विस्तृत सूचना प्राप्ति मतलब आपने किससे रिलेटेड, ये जो हमारे ये जो प्रश्न था वस्तुओं पदार्थ की क्या अवस्था होती है, उसी से रिलेटेड आपने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ठोस के बारे में क्या जानते हैं। तो क्या हो गया, ये विस्तृत सूचना प्राप्ति मतलब आपने पदार्थ की अवस्थाओं को और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने ये प्रश्न अगला उससे पूछ लिया। तो हम क्या कह देंगे, विस्तृत सूचना प्राप्ति वाला प्रश्न था ये, है ना। ठीक, और बताइए। तो उन्होंने बोला ना कि और बताइए, तो फिर यहाँ पर विस्तृत सूचना प्राप्ति वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप यहाँ पर लिखते जाइए। तो बच्चे बताते जाते हैं उसके जो भी गुण हैं। इसमें क्या होता है, अब क्या होता है ये पूछ लिया तो भी ये भी इसका गुण है ना। तो जितने भी वो गुण बताया जा रहा है उतना आपको विस्तृत सूचना प्राप्ति लिखना है। फिर आगे देखिए, बहुत अच्छा। और ठोस में क्या होता है, मतलब आप पूछे ही जा रहे हैं उससे आगे, और बताइए और क्या होता है, ऐसा क्या होता है, तो वो बताते जा रहा है। तो हम आपको जितनी बार वो उससे उसके गुण बताएगा या उससे रिलेटेड बताते जाएगा उसको विस्तृत सूचना कहेंगे। ठीक है, अब बताइए द्रव का आकार कैसा। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, पहले आप ठोस के बारे में पूछ रहे थे, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चा फिर निरुत्तर हो गया। अच्छा, तो फिर आपने बोला कि दूध क्या है, तो उन्होंने बोला द्रव है। यदि दूध को गिलास में डाल दिया जाए तो उसका आकार कैसे हो जाएगा? तो ये क्या किया आपने, संकेत किया, है ना, कि गिलास के जैसे ही हो जाएगा क्योंकि वो द्रव है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको कटोरी में डाल दिया तो क्या होगा, मतलब ये सारे आप संकेत दे रहे हो। ठीक है, अब आप बताइए कि द्रव का आकार कैसा है ना। तो आपने देख लिया कि द्रव का आकार कैसा है। तो उन्होंने बोला जिस पात्र में रखते हैं उस आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो मतलब बच्चा खुद ही आंसर दे रहा है कि द्रव क्या है। हमने क्या पूछा था पहले, द्रव का आकार कैसा होता है, क्या पूछा था यहाँ पे, द्रव का आकार कैसा होता है। तो बच्चे ने खुद ही आंसर दे दिया ना यहाँ पे कि जो जिस भी पात्र में रखेंगे उसका आकार वैसा ही वो ग्रहण कर लेता है। तो हमें आंसर मिल गया मतलब। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रॉम्प्ट किया और आपको आंसर मिल गया। अब गैस का आकार पूछ रहे हैं, तो गैस का आकार में उन्होंने बता दिया कि गैस का आकार क्या होता है। इत्र की खुशबू सारे कमरे में क्यों फैल जाती। अब उसने सही आंसर दे दिया गैस का पूरा। तो हमने क्या कहा था कि जब सही आंसर मिल जाए तो हम बच्चे को क्या करते हैं, या तो हम विस्तृत सूचना प्राप्ति करते हैं, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं उसका क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। मतलब कि
आलोचनात्मक वाले ना। पुनः केंद्रण, इसमें पुनः केंद्रण वाला उपयोग किया गया है। हाँ, वो भी कर सकते हैं आप। पुनः केंद्रित कर रहे हो आप, है ना। गैस का आकार को पुनः केंद्रित कर रहे कि इत्र की खुशबू सारे कमरे में क्यों फैल जाती है, तो क्योंकि उसके अणु एकदम कमरे में फैल जाते हैं, क्योंकि वो गैस के रूप में हो जाते हैं। तो पुनः केंद्रण कर लिया आपने कि इसके आगे एक क्वेश्चन और है, तो वो देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ठोस, द्रव, गैस। जो गैस होती है, द्रव और ठोस की अपेक्षा क्यों जल्दी फैल जाती है ना। आपने बोला ना इत्र की खुशबू, आपने पुनः केंद्रित किया उसको, है ना। पुनः केंद्रित के अलावा आपने क्या किया कि जो गैस है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा क्यों फैल जाती, तो आपने क्यों वाला क्वेश्चन किया इसमें। तो इसमें आलोचनात्मक सजगता वाला, मतलब इस तरह से आप पूरा ये लेसन देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाया। पुनः केंद्रण किया और पुनः, ठीक है। आखिरी में हमने क्या किया, पुनः प्रेषण कर दिया। बीच में भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा है, बच्चा मौन हो रहा है, तो आप बीच में भी कर सकते हो पुनः प्रेषण का। पुनः प्रेषण का उपयोग कर सकते हो आप इसके अंदर, बीच में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि लास्ट में करना है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि अनुशीलन प्रश्न कौशल। अब हम इसके तालिका देख लेते हैं, है ना। जो 5 है इसमें वांछनीय अवांछनीय वाली तालिका भी बन सकती है, और हम इसको अंक भी दे सकते हैं कि हमने इसका उपयोग न्यूनतम किया या अधिकतम किया। तो आप इसको अंक भी दे सकते हो। न्यूनतम में आप कितने देंगे, 1 2 3 से न्यूनतम कहलाते हैं, 4 से लेकर 7 तक अधिकतम कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि पहले संकेतात्मक प्रश्न का संकेतात्मक प्रश्न इसका उपयोग एक बार किया या 2 बार किया या 3 बार किया, मतलब जो भी जितनी बार भी किया आप इसको लिख सकते हो। या फिर आप वांछनीय अवांछनीय वाला टेबल भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि संकेत पूछे गए, इसमें तो आप टेली लगा दीजिएगा, वांछनीय अवांछनीय जैसे हम हमेशा लगाते हैं ना, यही वाला टेबल बना दीजिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आप जितनी बार वांछनीय उपयोग किया संकेत का, आप वहाँ पे उतनी टेली लगा दीजिएगा। अवांछनीय में ऐसा क्या है कि आप संकेत सही तरह से दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दिया, तो आप वहाँ पे भी कि गलत आपने संकेत दिया। हो सकता है कि आपने जैसे इंद्रधनुष का पूछा क्वेश्चन और आप कुछ और ही उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हो गलत तरीके से, तो बच्चा कहीं और ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन पूछते हो ना उस हिसाब से बच्चा उस दिशा में जाने लगता है। तो आपको सही दिशा पे ले जाना है उसको, है ना, वांछनीय दिशा में ले जाना है, वांछनीय में नहीं कि कहीं और ही आंसर निकल जाए इसका। इसलिए आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से बनाने रहेंगे इसके, कि आपको जो भी आप पहला प्रश्न पूछ रहे हो उससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न जो होने चाहिए वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, जिससे कि वो आंसर उसी आंसर पर पहुँचे आखिरी में जाके, ठीक है। तो आप यही वाली तालिका बनाइए इसके अंदर। चलिए, तो आपको आज हमने अनुशीलन प्रश्न कौशल पढ़ाया। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सभी को बाय बाय।